नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस का खास कार्यक्रम जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र ओझा। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस भी अपनी रणनीति के साथ अब मैदान में है, लेकिन अब सबसे ज्यादा चर्चा तीसरी राज्यसभा सीट को लेकर हो रही है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का दावा है कि पार्टी चाहे तो तीसरे उम्मीदवार को भी जिता सकती है। वहीं कांग्रेस अपनी उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के नाम पर एकजुटता का दावा कर रही है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में क्रॉस वोटिंग, सियासी गणित और पर्दे के पीछे चल रही रणनीतियों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या तीसरी राज्यसभा सीट पर मुकाबला दिलचस्प होने वाला है? क्या बीजेपी कोई बड़ा सियासी दांव खेलने की तैयारी में है, या फिर संख्या बल के आधार पर चुनाव का नतीजा पहले से तय है? करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश की तीसरी राज्यसभा सीट को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। उम्मीदवार के ऐलान के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस का दावा है कि मीनाक्षी नटराजन के नाम पर पार्टी पूरी तरह एकजुट है और उनकी उम्मीदवारी योग्यता और संगठन में लंबे अनुभव का सम्मान है। वही कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने बीजेपी नेताओं के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक है और बीजेपी को अपने नेताओं की चिंता करनी चाहिए। तो कांग्रेस में सब ठीक चल रहा है, कांग्रेस एक एक कदम आगे बढ़ रही है, वो अपनी चिंता करे। वहीं बीजेपी भी राज्यसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह आत्मविश्वास में नजर आ रही है। प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पार्टी उम्मीदवारों के बीच का दावा करते हुए कहा कि बीजेपी ने 2 मजबूत और अनुभवी नेताओं को मैदान में उतारा है। वही तीसरे उम्मीदवार को लेकर चल रही अटकलों पर विजयवर्गीय ने संकेत दिया कि यदि पार्टी नेतृत्व फैसला करता है तो बीजेपी तीसरी सीट पर भी मुकाबला करने और जीत हासिल करने की क्षमता रखती है। अरुण जी बड़े नेता मिलकर महामंत्री पार्टी के और उन्हें राज्यसभा का टिकट दिया, मुझे बहुत प्रसन्न था। और विशेषकर अग्रवाल जी एकदम ऐसे कार्यकर्ता हैं जिसे कह सकते। बहरहाल राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी और रणनीतियों का दौर तेज हो गया है। बीजेपी अपने संख्या बल और संगठनात्मक ताकत के दम पर जीत का दावा कर रही है, तो कांग्रेस भी अपनी एकजुटता और राजनीतिक गणित पर भरोसा जता रही है। तीसरी सीट को लेकर लग रहे प्रयासों ने मुकाबले को और भी दिलचस्प बना दिया है और सभी की नजरें नामांकन, वोटिंग और चुनावी नतीजों पर टिकी हुई है, क्योंकि यह चुनाव सिर्फ राज्यसभा की सीटों का नहीं बल्कि प्रदेश की सियासी ताकत और भविष्य के राजनीतिक संकेतों का भी माना जा रहा है। पायल चौरसिया, स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, भोपाल। चलिए, चर्चा के लिए हमारे साथ सारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय करा देता हूं। वैभव शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वतंत्र सिंह जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, कांग्रेस प्रवक्ता है। और भूपेंद्र सुलेरिया जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े। तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। स्वतंत्र जी, शुरुआत आपसे कर रहा हूं। मीनाक्षी नटराजन का नाम सामने आया है। लगातार 3-4 दिन से हम लोग इस विषय पर इसी समय 7:30 बजे बैठते थे। तमाम पैनलिस्ट होते थे, वरिष्ठ पत्रकार होते थे और राजनीति के जानकार भी होते थे। इंतजार था कि नाम आएगा और चौंकाने वाला नाम आएगा, इसको भी लेकर ना बातचीत हो रही थी। नटराजन का नाम जरूर कांग्रेस की तरफ से सामने आया। क्या समीकरण सेट किया कांग्रेस ने? सबसे पहले यही से शुरुआत कर रहा हूं। क्या फैक्टर्स रहे इस नाम को सामने लाने के लिए? क्योंकि बड़े बड़े नाम इस रेस में थे, दिग्विजय सिंह जैसे नाम थे, कमलनाथ सिंह जी जैसे नाम थे, उसमें से इनका नाम सामने आना, क्या फैक्टर सेट किया? देखिए राघवेंद्र जी, ये पार्टी का फैसला है। सामूहिक चिंतन और मंथन के बाद मीनाक्षी नटराजन जी का नाम आगे किया है। इसमें भाजपा को किसी प्रकार का पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। हमने उनके आंतरिक मामलों में ये नहीं पूछा कि रजनीश अग्रवाल जी को क्यों भेजा। ये कांग्रेस पार्टी की सामूहिक चिंतन से ये नाम निकल करके आया। राज्यसभा सांसद उस व्यक्ति को बनाया जाता है जो हमारी क्षेत्रीय आकांक्षाओं और क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं को राष्ट्रीय स्तर पर एक बेहतर तरीके से आर्टिकुलेट कर सके, अभिव्यक्त कर सके। और उसमें पार्टी ने मीनाक्षी नटराजन जी को उपयुक्त पाया तो उस नाम को भेजा। अब बात कर रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय जी की, जो तीसरा उम्मीदवार उतारने की बात कर रहे हैं। वही मैं क्या वो चिंता की कोई विषय तो नहीं हुई? ये मंत्री कैलाश राघवेंद्र जी, ये कैलाश विजयवर्गीय जी इंदौर को साफ पानी नहीं दे पा रहे हैं। लोग वहां पानी पी के मर जा रहे हैं और तो इस आदमी को चिंता है कांग्रेस बीजेपी की तीसरी उम्मीदवार की, यानी हॉर्स ट्रेडिंग की। कैलाश विजयवर्गीय जी, पानी छोड़िए भाई साहब, आजकल कैलाश विजयवर्गीय के बारे में लोग ये कहते हैं कि वो अपने दफ्तर का गमला भी जो है वो किसी से पूछ कर बदल पाते हैं। वो गमला अपनी इच्छा से बदल पाते हैं। कहां से बड़ी बात आपने? ये बात समझ में आ रही है। कितने हाशिए पर इडियोमैटिकली कहा था साहब, कैलाश विजयवर्गीय कितने हाशिए पर, कितने मार्जिनलाइज्ड हो चुके हैं, बात किसी से छुपी नहीं है। कुछ दिन पहले राघवेंद्र जी आपने देखा होगा कि माननीय शिवराज सिंह जी ने किताब लिखी है अपनापन। अरे भाई साहब,
तीन चार इंटरव्यू दे दिए उन्होंने। अपनापन में इन्होंने यह बताया कि किस प्रकार से बहुत ही भावात्मक संबंध वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ शेयर करते हैं। अब जब से उन्होंने किताब लिखी है, सुनने में आया है कि मोहन यादव जी के पेट में दर्द शुरू हो चुका है कि वो भी एक किताब लिख दें, कैलाश विजयवर्गीय जी को लग रहा है कि वो भी किताब लिख दें, नरेंद्र सिंह तोमर को लग रहा है कि वो भी किताब लिख दें, ताकि दिल्ली दरबार में ये किताब वाला एंगल उनका फिट हो जाए। ठीक है ना, अब इस प्रकार मुद्दे पे, स्वतंत्र जी मुद्दे पे, ठीक है, आपने तमाम बड़ी बातें कर ली। तीसरी सीट को लेकर जो दावेदारी अब भारतीय जनता पार्टी करने लगी है, ये भी शायद इंतजार कर रहे होंगे वैभव शुक्ला जी और इनके पार्टी वाले की दिग्विजय या कमलनाथ के अलावा कोई नाम आए तो तीसरी सीट के लिए हम भी दावेदारी पेश कर दे। इससे कोई दर्द कांग्रेस के भीतर? और दूसरा सवाल जिसको सहमति को लेकर सवाल हो रही थी कि अलग अलग गुटों के जो लोग हैं, जो गुटबाजी आपके भीतर दिखती है, क्या वो सारे लोग इस नाम के साथ सहमति, एक साथ सहमत हैं? राघवेंद्र जी, मैं यहां डंके की चोट पे कह रहा हूं कि कांग्रेस के सभी विधायक एकजुट हैं और तीसरी सीट पर कैलाश विजयवर्गीय या भाजपा के किसी भी व्यक्ति को चिंता करने की जरूरत नहीं है। राज्य का प्रशासन गड़बड़ा रहा है, प्रशासनिक व्यवस्था आज लचर स्थिति में है, उसकी चिंता करें। तीसरी सीट के ख्याली पुलाव ना पालें, नहीं मिलेगा। वैभव जी, तीसरी सीट की ख्याली पुलाव नहीं पाली, आप अपने विधायकों की, अपने नेताओं की चिंता करिए, बात स्वतंत्र जी कह रहे हैं। क्या अलग दावपेच देखने को मिलेगा अब तीसरी सीट पर बीजेपी की तरफ से? वैभव जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए वैभव जी तक हम लौटेंगे, लेकिन भूपेंद्र सुलेरे जी हमारे साथ जुड़े, वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र जी। लगातार देखिए 2-3 दिनों से लगातार आप भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चर्चाएं लगातार राज्यसभा को लेकर जारी है, लेकिन अब तीसरी सीट को लेकर जो ये दिलचस्प कहानी सामने आ रही है, क्या लग रहा है आपको? ये जो अब ऐलान हुआ है कांग्रेस की तरफ से और दूसरी तरफ से ऐलान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जो कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि तीसरे सीट पर भी ये कुछ गेम करने की कोशिश, मतलब नंबर गेम के बाद भी इनकी दावेदारी हो सकती है। ये दिलचस्प लड़ाई होगी क्या राज्यसभा की का जो ये चुनाव है इसमें तीसरी सीट पर? भूपेंद्र जी देखिए, राजनीति में हर चीज की संभावना है और वर्तमान परिवेश की जो राजनीति है वो तो निश्चित रूप से इतनी अग्रेसित हो चुकी है कि जो हम लोग लगातार डिबेट करते रहे, कांग्रेस ने भी चौंकाया हुआ नाम दिया और लेकिन उनका चल रहा था ऐसा नाम था, लेकिन बीजेपी में तो जो नाम नहीं थे, यहां से संगठन से गए थे, वो नाम आ गए। तो ये निश्चित रूप से है कि बीजेपी जो अपनी परिपाटी जो 14 की बात बनी है वो निश्चित रूप से उसमें सफल है और कांग्रेस ने अपने छतप को न देके, किसी भी छतप को यहाँ के गुटबाजी को खत्म करने के लिए उन्होंने केंद्र से एक उम्मीदवार को तय किया है। अब बात यहाँ पे यह है कि कांग्रेस किस तरह से उसको, केंद्र का उम्मीदवार है राहुल जी और सोनिया जी की पसंद की उम्मीदवार है, मंदसौर से सांसद रह चुकी हैं और एनएसयूआई की बड़ी नेता रही हैं, यूनिवर्सिटी की चेयरमैन भी रह चुकी हैं, तो विभिन्न दायित्वों में उनका संपर्क रहा है, इंटेलेक्चुअल है। तो इस रूप से उन्होंने एक नया, जो कि गुटबाजी को खत्म करते हुए एक नया कैंडिडेट दिया है। लेकिन अब इस राजनीति के रूप में जिस तरह से कैलाश जी भाई साहब जिस तरह से राजनीति करते हैं और उन्हें राजनीति का बहुत लंबा अनुभव है, उन्होंने एक हवा देने की कोशिश की है राजनीति स्टेटमेंट देके, क्योंकि वहां पे एक विसंगति लाने की कोशिश की है कांग्रेस के बीच में, क्योंकि अभी एक कांग्रेस के एक व्यक्ति का भी स्टेटमेंट आया था कि इसमें क्रॉस वोटिंग हो सकता है कांग्रेस। तो इस चीज को लेकर उन्होंने फिर से एक हवा का माहौल दिया है और माहौल देने के कारण, क्योंकि अभी सिर्फ 2 उम्मीदवार उन्होंने अपने जो नीतिगत रूप से जो बहुमत के हिसाब से है, उन्होंने अपने दोनों पार्टियों ने 2 और 1 उम्मीदवार अपने घोषित किए हैं। अब इस नया मोड़ आ गया, एक नई चीज जिसकी हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि बीजेपी इसमें रेस में आ सकती। अगर बीजेपी को इसकी संभावना दिखेगी क्रॉस वोटिंग में, तो मुझे लगता है कि उसको और भी हवा दी जा सकती है संगठन, क्योंकि राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो पार्टी के संगठनात्मक चुनाव को मायने रखा जाता है कि आपकी वर्तमान में क्या स्थिति है संगठन में, और संगठन में अगर उनमें छेप लगाती है बीजेपी तो निश्चित रूप से वो उनके लिए अगली जो विधानसभा चुनाव है 2028 के, उसके लिए भी फिर उनको दुविधा पैदा होगी और जिससे बीजेपी और मजबूत होने की कोशिश करेगी। चलिए ठीक है, अगर हमारे साथ जुड़ लौटूंगा आपके पास। वैभव जी इंतजार कर रहे हैं, कब से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वतंत्र जी तमाम बड़े आरोप लगाए, वैभव जी कह रहे हैं कि आप अपनी चिंता करिए, अपने नेताओं की, अपने दल की चिंता करिए। राज्यसभा को लेकर, इस सीट को लेकर बीजेपी के भीतर भी कोई असंतोष है क्या? तब जाकर स्वतंत्र जी क्या आरोप लगा रहे हैं कि आप अपनी चिंता करिए, अपने नेताओं को देखिए। वैभव जी आवाज पहुंच रही वैभव जी, या मैं अपनी टीम से कह रहा हूं अगर उनकी,
चलिए ठीक है, लौटेंगे, वैभव जी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन स्वतंत्र जी, जो आरोप है, क्या पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश की गई है इस सीट से? क्योंकि देखिए, राज्यसभा का चुनाव जिस तरह से भूपेंद्र जी कह रहे हैं, सिर्फ एक चुनाव नहीं होता है, एक अलग रणनीति होकर अलग पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश होती है। इस सीट के जरिए कांग्रेस क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही है? देखिए, राहुल गांधी जी एक न्याय योद्धा है। न्याय 3 प्रकार के हमारे संविधान में बताए गए हैं: आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय। एक और प्रकार का न्याय होता है जिसके बारे में गाहे बगाहे चर्चा होती है, और वो होता है लैंगिक न्याय। ये लैंगिक न्याय, जेंडर जस्टिस, विमेन रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी, राघवेंद्र जी, वेरी नेसेसरी। भाजपा जब भाजपा एक तरफ मैसेज देने की कोशिश करती है कि वो एक बिल लाना चाह रही है जिसमें 1/3 महिलाएं होंगी, वो पता नहीं कब बिल आएगा, पता नहीं कब जो है उसमें महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। कांग्रेस इस चीज को एक्शन मोड में इंप्लीमेंट करके दिखाती है। तो यहां पर इस सीट के पीछे उद्देश्य सिर्फ इतना था। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी हैं, इसके अलावा कह सकते हैं अन्य पदों पर अन्य पदाधिकारी हमारे मेल मेंबर्स हैं। तो ऐसे में लगा कि हमें एक महिला नेतृत्व को आगे बढ़ाने की जरूरत है, बिकॉज वी एज अ पार्टी बिलीव इन ऑल टाइप ऑफ जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस एज वेल एज जेंडर जस्टिस। सो द ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य बिल्कुल साफ था, लैंगिक न्याय को स्थापित करना, महिलाओं की एक सशक्त क्षेत्रीय आवाज को एक राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। अब मैं भारतीय जनता पार्टी से है ना, जिसको राजनीतिक गलियारों में वुमेन कार्ड कह दिया जाता है, वैभव जी अभी जुड़ेंगे तो कहेंगे ये वुमेन कार्ड है, आप जिसे न्याय व्यवस्था बता रहे हैं। विमेन कार्ड, राघवेंद्र जी आप इतने पढ़े लिखे युवा हैं। नहीं, मैं इसलिए बोला कि मैंने इसलिए अभी वैभव जी लगता है कनेक्ट नहीं हो पा रहे, तब तक मैं आपसे बोल रहा हूं। राघवेंद्र जी, आप इतने पढ़े लिखे युवा पत्रकार हैं, विमेन कार्ड एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देने में कांग्रेस पार्टी बिलीव नहीं करती। भाई, भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत सारे ऐसे महिलाओं को आगे बढ़ाया। रेखा गुप्ता की क्या भाषा आप देखते हैं? रेखा गुप्ता महिला मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, और किस प्रकार की भाषा शैली है उनकी, किस प्रकार का आचरण है, ये सब सार्वजनिक रूप से एकदम पब्लिक डोमेन में है। लेकिन अगर मैं बात करूं मीनाक्षी नटराजन जी की, तो मीनाक्षी नटराजन जी एक इंटेलेक्चुअल वुमेन है, एक इंटेलेक्चुअल वुमेन। हमारे अलग अलग वैचारिक हमारे संगठन को एक वैचारिक रूप देने में, एक आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क देने में, और कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी को घर घर तक पहुंचाने में मीनाक्षी नटराजन जी काफी लंबे समय से सक्रिय हैं। इसलिए मीनाक्षी नटराजन जी का चुनाव। ठीक है, वैभव जी जुड़ गए हमारे साथ, हमारी टीम बता रही है कि वैभव जी जुड़ चुके हैं। वैभव जी, वही बात हो रही है, कह रहे हैं कि मीनाक्षी नटराजन पर इनकी पूरी पार्टी सहमत है, कोई किसी तरह का गुट नहीं है, सभी लोग एक साथ हैं। और वैभव जी को आपको ये सलाह भी दे रहे हैं कि आप अपनी चिंता करिए, इनके विषय में मत सोचिए। वैभव जी, देखिए, चिंता चिता का कारण है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इन लोगों को यह सोचना चाहिए कि फिर घबराहट किस बात की है? क्यों रिसोर्ट में विधायकों को छुपाया जा रहा है? डर किस बात का है? क्यों आप इतना डर रहे हैं कि अपने विधायकों को छुपाना पड़ रहा है आपको? दूसरा, अगर उम्मीदवारों में ही क्वालिटी की बात है तो पैराशूट से उतारा गया हो हमारे यहाँ कोई उम्मीदवार नहीं है। हमारा उम्मीदवार रजनीश अग्रवाल पोलिंग मैनेजमेंट से शुरू होता है, संघ की शाखा जाकर, और संघ की शाखा जाते जाते कब वो स्वयंसेवक भाव उसको विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता बनाता है, और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता से वो प्रदेश में मंत्री बनते हैं, युवा मोर्चे में काम करते हैं, और तमाम सारे पदों पर रहते हुए एक दिन अचानक घोषणा होती है कि यह जमीनी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होगा। इंटेलेक्चुअल की बात करते हैं तो जमीन कहाँ है, आधार कहाँ है? कई चुनाव आप हार चुके हैं, स्टेट्स आपको नकार दिया जनता ने, और आप बात करेंगे कि आदर्शों की, आप बात करेंगे लोकतंत्र की। अरे भाई, इनके मुंह से लोकतंत्र उतना ही शोभा देता है जितना ये कोई डाकू सत्यनारायण की कथा कर रहा हो। लेकिन वैभव जी, मीनाक्षी नटराजन को लेकर जैसे ही नाम अनाउंस हुआ, आप लोग थोड़ा सा एक्टिव जरूर हो गए। मुझे लगता था कि लग रहा है कि तब दिग्विजय सिंह या कमलनाथ जी का नाम सामने आता तो जो बात विजयवर्गीय कह रहे हैं वो शायद नहीं कहते, मतलब हल्के में ले रहे, लाइटली ले रहे मीनाक्षी नटराजन को, इसलिए आप लोग तीसरे सीट पर भी और दिलचस्प लड़ाई की बात कह रहे हैं कि वो भी जीत जाएंगे। ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता केवल कॉन्फिडेंस में विश्वास रखता है, और आने वाले समय के चुनाव में हमारे जो जनमत जनता ने हमको दिया है, जो जनता ने हम पे विश्वास जताया है, 164 सीटें हमारे पास स्थायी रूप से है। हम उन सीटों पे पूरी ताकत से, हमारे जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं उन 100% मतदानों का घबराए हैं। पहले भी 2024 में
हिमाचल प्रदेश में इनके पास पूर्ण बहुमत था और इन लोगों ने किया क्या, तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिता दिया। क्यों? क्योंकि वहां राम मंदिर के जो न्योता दिया गया था उसको इनके अध्यक्ष ने ठुकरा दिया, तो उसके फलस्वरूप हारे हैं ये 2024 को जरा ध्यान करें। स्वतंत्र जी कह रहे हैं कि डरे हुए हैं, किस प्रकार का डर है कांग्रेस के भीतर तीसरी सीट को लेकर? जी हमें डर है। हमें डर किस चीज का है? हमें राज्यसभा का डर नहीं राघवेंद्र जी, हमें डर है उन एमपी टेट के लिए जो एक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, उन 1.5 लाख परिवारों का क्या होगा। हमें डर है 32,000 स्वास्थ्य कर्मचारी, जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी जिनकी आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा कुठाराघात की सरकार कर रही है, उनका क्या होगा। हमें डर है उन बेरोजगारों का, हमें उन बेरोजगारों का जो पेपर लीक और परीक्षा में जो अनियमितता हो रही है, प्रक्रियाओं में जो अनियमितता हो रही है, उनके भविष्य का क्या होगा। तो हमारे पास डरने के लिए बहुत कुछ है। हमारे पास डरने के लिए जनहित और जन सरोकार से जुड़े हुए ढेरों मुद्दे हैं, लेकिन हमें इनसे डरने की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं, ये लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। वैभव शुक्ला जी ध्यान से सुनिए, लोकतंत्र नहीं, आपने इस देश को लोक बनाम तंत्र बना दिया है। आप तंत्र का, शकुनी के पासे का हरण करके चुनाव जीतने वाले, शकुनी के पासे पर राज्य का हरण करने वाले, चुनाव आयोग को जेब में रख करके फर्जी तरीके से चुनाव जीतने वाले हमें लोकतंत्र का पाठ पढ़ा रहे हैं। जिस पार्टी ने इस देश को संविधान दिया, जिसने लोकतंत्र को इस लेवल पर स्थापित किया कि एक चाय वाला आपके प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री। 2024 में हिमाचल में क्या हुआ बताओ? भाजपा ये चाहती है हिमाचल में राज्यसभा चुनाव में आपका 100% बहुमत होने के बावजूद इस प्रकार का हाल, क्योंकि आपने राम मंदिर रुक जाइए भगवान राम, जिसका राम ही विश्वास नहीं है, वैभव जी की आवाज जरा सा आप करिए, वो तो हिमाचल की जनता उठाइए ने जरा साबित से, इनकी किया। आवाज बहुत धीरे आ रही है। वैभव जी क्या कह रहे हैं जरा सा 30 सेकंड में कहिए, फिर मैं चलूं इसके राजनीतिक लाभ जो है जिसको लेकर लड़ाई भूपेंद्र जी से समझूंगा। वैभव जी जल्दी से 30 सेकंड में अपनी बात। देखिए, कार्यकर्ताओं में अंतर होना चाहिए। हमारे यहाँ जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाता है। जब तरुण चुग को हमारा प्रत्याशी बनाया जाता है तो राष्ट्रीय महासचिव से लेकर जम्मू कश्मीर, लद्दाख और तेलंगाना के प्रभारी रहे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन का जनक रहे, संघ के स्वयंसेवक, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करने के साथ साथ पंजाब के भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे। कहां से ये बात करते हैं कि क्या अंतर है? हमारे नेताओं का प्रशिक्षण 9 साल की उम्र से तरुण चुग जी का शुरू हुआ। रजनीश अग्रवाल ने जीवन भर जो पार्टी ने कहा उतना किया, उतना करते 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 जलते जलते वह दाह हो गया। ऐसा था भक्त पार्टी का कि स्वयं भगवान हो गया। ठीक है, लेकिन वैभव जी तीसरे सीट पर क्या प्लानिंग है भारतीय जनता पार्टी की? इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। स्वतंत्र जी भी बहुत तमाम बड़ी तस्वीरें जरूर दिखा रहे हैं इस डिबेट में, लेकिन तीसरे सीट को लेकर हम खास चर्चा इसलिए कर रहे हैं वैभव जी क्योंकि आप लोग की क्या प्लानिंग है? क्या उम्मीदवार उतारने वाले हैं सच में? क्या उस पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलने वाला है? मैं तो ये समझना चाह रहा हूं आपसे। मेरा सिर्फ इतना कहना है माननीय महोदय कि तीसरी सीट पे भारतीय जनता पार्टी, अगर संभावना बनेगी, अगर स्थिति बनेगी, संगठन विचार कर रहा है तो वैसा कार्य करेंगे। अगर उतारा जाएगा तो 100% उतारा जाएगा और नहीं उतारा जाएगा तो नहीं उतारा जाएगा। लेकिन स्वतंत्र जी कह रहे हैं कि कोई किसी प्रकार का डर नहीं है। सुनिए वैभव जी, और कार्यकर्ता जो कहेगा वो करेंगे, जो संगठन कहेगा वो करेंगे। मीनाक्षी नटराजन तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चिंता के विषय तो नहीं है? भारतीय जनता पार्टी ये तो नहीं सोच रही कि कोई एक बड़ा पॉलिटिकल संदेश दे दिया कांग्रेस ने उनको उतार कर वहां से? देखिए मीनाक्षी जी, हमारे लिए कोई संदेश नहीं है। हम कार्यकर्ता आधारित दल हैं, हम संगठन आधारित दल हैं। हम मीनाक्षी जी से हमारा कोई वास्ता नहीं कि ऐसी कई मीनाक्षियां आई और चली गई। हमने सिर्फ इतना देखा है कि कांग्रेस के विधायकों को भोपाल में कैद क्यों करना शुरू कर दिया है, वो अपने विधायकों पर अविश्वास कांग्रेस क्यों जता रही है। मोदी जी की नीतियों से खुश होकर, मोदी जी की कार्यप्रणाली से खुश होकर अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ जाता है तो इनमें इसका भय पर्याप्त है जो नजर आ रहा है। स्वतंत्र जी, क्रॉस वोटिंग का डर है तीसरे सीट पर। भले यहाँ कह ले कि राज्यसभा सीट आपको नहीं चाहिए, एक ही तो सीट है आपके पाले में, वो भी चली जाएगी, तो फिर ये राजनीतिक लड़ाई कहां रहेगी? मैं 2 सवालों का जवाब दूंगा राघवेंद्र जी। पहले आपके सवाल का थोड़ा बाद में दूंगा। पहले वैभव शुक्ला जी ने जो बात बोली वो ज्यादा जरूरी है, उनको संतुष्ट करना। पहले बात करता हूं भाई साहब, मोदी जी की नीतियों से संतुष्ट होकर के आज से 6 साल पहले कुछ लोग भाजपा में गए थे।
सुनने में आया आजकल काम मांग रहे हैं, दायित्व विहीन हो चुके हैं। और विश्वास नहीं मानेंगे राघवेंद्र जी, वो कांग्रेस पार्टी का दरवाजा ठकठका रहे हैं। वो विधायक जो चुनाव हार चुके हैं, जिनके पास कोई काम नहीं बचा, बेरोजगार हो गए भारतीय जनता पार्टी में, इंक्लूडिंग महाराज भाजपा के सरगना महाराज भी सुनने में आया कि आजकल उनके पास भी कोई कार्य नहीं बचा, दायित्व विहीन हो चुके हैं। ये सब कांग्रेस पार्टी में आने की चाहत रखते हैं। इन्हें कोई पूछ नहीं रहा आज की डेट में, न घर के बचे न घाट के बचे। तो स्वागत करिए ना आप। नहीं, ये बात, ये विषय नहीं है। मैं बता रहा हूं कि जो नीतियों से प्रभावित होकर। दूसरा जो महत्वपूर्ण आज का मुद्दा पूछा गया था सर, मैं भूल गया। क्रॉस वोटिंग को लेकर डर है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उनकी नीतियों से वो प्रभावित होकर जाते हैं, तो इस पर आप लोग क्यों फिर सवाल उठाते हैं? भाई साहब, मैं तो यही चाहता हूं, एक राजनीतिक शास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते मैंने जो सीखा समझा इस देश की राजनीति के बारे में अटल जी से, स्वर्गीय अटल जी से सीखा, श्रीमान अटल बिहारी, श्रीमान लालकृष्ण आडवाणी से सीखा कि राजनीति में शुचिता बहुत जरूरी है। मैं अभी भी ये बात बोलूंगा कि भारतीय जनता पार्टी एक नजीर पेश करे राजनीतिक शुचिता की और तीसरा उम्मीदवार ना उतारे। लेकिन अब चूंकि इन अधर्मियों से हम कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर नहीं सकते, तो अगर इनके पास दमखम है तो उतार दें, कोई दिक्कत नहीं। कैलाश जी को उतार दें। कैलाश जी के पास, कैलाश जी क्या है, कैलाश जी के साथ दिक्कत यह है कि कैलाश जी तीसरा उम्मीदवार इसलिए चाहते हैं क्योंकि खुद वो इंदौर से भागना चाहते हैं। अब इंदौर में गाली इतनी ज्यादा पड़ रही है कि उनको एक नया ठिकाना चाहिए दिल्ली का, तो वो इसलिए इस बात को हवा दे रहे हैं कि उनको एक्चुअली तीसरा उम्मीदवार बना दिया जाए, कहीं ना कहीं दिल्ली में एक ठिकाना लग जाए, जो कि लगने वाला है नहीं। कैलाश जी के पैरों की धूल नहीं हो आप लोग। राहुल गांधी की विफलता पे क्या बोलोगे? पूरी कांग्रेस तरफ से मौका पड़ने पे विदेश भाग जाता है। अब जब विदेश भाग जाए कार्यकर्ता को छोड़कर, तो उसमें विश्वास कौन करेगा? इसलिए दौड़ के भाई विदेश, भाई साहब वैभव जी, विदेश जाकर कौन नाचता गाता है और विदेश में जाकर के कौन वहां अमेरिका से ऑर्डर्स लेता है, ये पूरी दुनिया जान चुकी है। अब आप बताने की जरूरत नहीं है। भूपेंद्र जी आखिरी सवाल और महत्वपूर्ण सवाल। वैभव जी, वक्त नहीं हमारे पास, आखिरी सवाल मैं भूपेंद्र जी से ले रहा हूं। भूपेंद्र जी, क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए इस तीसरे सीट पर राजनीतिक अवसर है, या जो बीजेपी सवाल उठा रही है अंदरूनी व्यवस्था पर कांग्रेस के, उसमें कितनी सच्चाई आप देख पा रहे हैं? हेलो, देखिए राघवेंद्र जी, कैलाश जी वरिष्ठ नेता हैं और राजनीति मध्य प्रदेश की क्या कई राज्यों की जानते हैं, वो अच्छा मर्म समझते हैं। उन्होंने एक पासा फेंका है राजनीति के रूप में और उसके हवा का रुख देख रहे हैं। लेकिन जब तक संगठन नहीं कहेगा बीजेपी का, तो जब तक कुछ नहीं होगा। संगठन पूरा परिपक्व हो जाएगा, जब पूरा सिक्योर हो जाएगा, तो उसका तीसरा उम्मीदवार की बात है। दूसरी बात, महत्वपूर्ण विषय यह है कि स्वतंत्र देव जी बड़े युवा हैं, मुझे अच्छा लगा, अच्छा कांग्रेस की तरफ से बढ़िया बोल रहे थे और उन्होंने काफी कुछ अच्छा बोला। मुझे खुशी हुई एक वक्ता के रूप में राज्य के में एक अच्छा नए तरुण वक्ता आए, और ये भी मुझे ठीक लगा। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि कांग्रेस ने भी राष्ट्रीय रूप से एक संदेश दिया है इस मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बना के कि अब छतप की राजनीति नहीं चलेगी। वो चाहती है कि या केंद्र जो उम्मीदवार देगी उसके पीछे चलना होगा, या फिर गुटबाजी नहीं चलेगी। और इसका संदेश उन्होंने इस उम्मीदवार से देने की कोशिश की है। अब रही बात, संदेश तो दे दिया, अब उस बात के लिए कितना ये काम कर पाती है इनकी इकाई, जो मध्य प्रदेश की इकाई है, वो इनको देखना होगा। अगर उसमें सेंध लग गई तो फिर वो पूरा आदेश ना ऊपर का नीचे रह जाएगा। और फिर जो स्वतंत्र देव जी जिस तरह से अटल जी और स्वच्छता की बात कर रहे हैं, तो वो घेरने की बात वो बेनाकाबी हो जाएगी। तो ये स्वाभाविक है, अपने अपनी है और इस राजनीतिक गलियारों में चुनौतियां अपनी है। उन तैयारियों और चुनौतियों के आधार पर सब कुछ तय होने वाला है। फिलहाल हमारे पास समय इतना ही था। बहुत शुक्रिया आप तीनों का करूंगा, वैभव जी आपका, स्वतंत्र जी आपका और भूपेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो राज्यसभा चुनाव भले ही सीधे जनता से जुड़ा चुनाव नहीं होता, लेकिन इसके राजनीतिक संदेश दूर तक जाते हैं। मध्य प्रदेश में भी तीसरी सीट को लेकर सियासी बयानबाजी और चुनावी गणित लगातार चर्चा में है। अब देखना होगा कि यह मुकाबला सिर्फ औपचारिकता साबित होता है या फिर वोटिंग के दिन कोई नया राजनीतिक समीकरण सामने आता है। फिलहाल राज्यसभा चुनाव ने प्रदेश की राजनीति का तापमान जरूर गर्मा दिया है। मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।